नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश चौधरी। आप सभी का जय भारत ऑनलाइन क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप और हम लोग हिंदी भाषा से संबंधित टॉपिक बिंदु पढ़ रहे थे और अपना पहला टॉपिक था वर्ण विचार का। जो टॉपिक हमने प्रारंभ कर दिया था, हम पहुंच गए थे वर्णों के उच्चारण स्थान पे। तो दोस्तों, वर्णों का उच्चारण स्थान पढ़ रहे थे हम, और वर्णों का पहला उच्चारण स्थान पढ़ा था हमने कंठ। कौन सा वर्णों का उच्चारण स्थान था? पहला कंठ। और कंठ का हमने सूत्र क्या लिखा था? अकुह विसर्जनीयाना कंठवे। अकुह विसर्जनीयाना कंठवे, अर्थात ए आ कै वर्ग है, और विसर्ग जो ध्वनियाँ थी उन सभी का उच्चारण कंठ स्थान से होता है, अर्थात उनको कंठवर्ण या कंठवी ध्वनियाँ कहा जाता है। दूसरा पढ़ा हमने, कंठ के बाद में जो स्थान आया वो स्थान था अपना तालु स्थान, और तालु का सूत्र लिखा था हमने इच्वेसाना तालव्ये, अर्थात ई च वर्ग ये और स वर्ण जो थे वो तालु वर्ण कहलाते हैं। फिर हमने तीसरा स्थान पढ़ा, तालु के बाद में मूर्धा, और मूर्धा का सूत्र लिखा हमने ऋटूरसाना मूर्धन्य, अर्थात री ट वर्ग र और स वर्ण जो थे वो हमने पढ़े थे मूर्धा वर्णों में। इसके बाद में पढ़ा हमने दंता, और दंता वर्णों में पढ़े थे हमने लितुल्लसाना दंतव्ये, और पांचवा वर्गीकरण पढ़ा था हमने औष्ठ। औष्ठ का सूत्र लिखा था हमने उपउपध्यायानि औष्ठव्ये, अर्थात उ और प वर्णों का वर्गीकरण पढ़ा हमने औष्ठ से। उसके बाद में पढ़ा हमने 5 वर्गीकरण। हमने कल के वीडियो में 5 जो वर्गीकरण थे वो हमने कल के वीडियो में पढ़ लिए थे। आज इनसे आगे की हम बात करते हैं कि हमारा जो उच्चारण है वो कंठ से शुरू हुआ। कंठ के बाद में तालु स्थान होता है अपना जीवा के बिल्कुल अपोजिट ऊपर की ओर, और उसके बाद में जो स्थान आता है वो आता है मूर्धा, यानी कि तालु से थोड़ा आगे आते हैं, दांतों से ऊपर जो लकीर आदि सी बनी होती हैं उनको कहते हैं मसूड़े, यानी कि जब हमारी जीवा मसूड़ों को स्पर्श करे वो स्थान कहलाता है अपना मूर्धा स्थान। और जब हमारी जीभ दांतों को स्पर्श करती है तो वो वर्ण कहलाते हैं दंतव्य वर्ण, और जब दोनों होंठ मिलकर उच्चारण करते हैं तो वो कहलाते हैं अपने ओष्ठ वर्ण। तो दोस्तों, इससे आगे आज हम प्रारंभ करते हैं कि ओष्ठ के बाद में अपना स्थान आता है नासिका। ओष्ठ के बाद में छठा स्थान आता है अपना नासिका वर्ण, या इनको हम कहेंगे नासिके वर्ण, नासिका या नासिके वर्ण। तो नासिका वर्णों का सूत्र क्या बना? नासिका वर्णों का सूत्र है, पहला सूत्र हम कह सकते हैं कि अनुस्वार नासिके कि अनुस्वार जो ध्वनि है वो नाक की सहायता से उच्चारित होती है। जब हम बोलते हैं तो उसका उच्चारण मुंह के साथ साथ नासिका से होता है। दूसरा इसी का सूत्र बनाए हम, पंचमा अक्षर नासिके, पंचमा अक्षर नासिके, और पंचमाक्षर कौन से अपने? अंग, ये, अण, न और मैं, अर्थात ये पांचों वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण नाक के द्वारा उच्चारित होता है, अर्थात इनका मूल उच्चारण स्थान जो है
वो हम नासिका को मानते हैं। अब दोस्तों यहाँ से अपनी परीक्षाओं में बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रश्न क्या बनाते हैं, जैसे हम पहला क्वेश्चन बनाएं, ण वर्ण का सही उच्चारण स्थान है, सही उच्चारण स्थान है सही उच्चारण स्थान है। प्रश्न क्या बन गया अपना कि पंचम वर्ण है, ये अपने पहले वर्ग का पंचम वर्ण, इसका हमें क्या पूछा गया, उच्चारण स्थान पूछा गया है। अब विकल्प क्या बनाए हमने, विकल्प बना दिए। विकल्प हैं, पहला विकल्प है अपने पास कि कंठ, कंठ वर्ण, बी में दे दिया तालु, सी में दिया मूर्धा और डी में दे दिया नासिका, डी में दिया नासिका। अब दोस्तों अपने पास उच्चारण स्थान पंचम वर्ण के दो आ गए। देखो ये उच्चारण स्थान भी आता है, कंठ भी, क्योंकि क वर्ण के साथ में पांचों वर्ण आते हैं, क वर्ण के साथ में पांचों वर्ण। और कंठ में हमने पढ़ा था कि अकुह विसर्जनी याना कंठवे, यानी कि क वर्ग के पांचों ही वर्ण कंठ स्थान से उच्चारित होते हैं, अर्थात इस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ भी है, तालु नहीं है, नासिका भी नहीं है, मूर्धा नहीं है, और फिर अपना उच्चारण स्थान कौन सा आ गया, नासिका, क्योंकि पंचमा अक्षर जो है वो नासिके ध्वनियां भी हैं। अब रिजल्ट ये निकला अपना कि कंठ और नासिका दोनों ही विकल्प आ गए और हमें उत्तर के रूप में एक ही करना। तो हमारा सर्वप्रथम जो उत्तर होगा, पहला जो उत्तर होगा उसको कहेंगे हम कि मूल उच्चारण स्थान पंचम वर्णों का जो माना जाता है वो मानेंगे हम कौन सा, नासिका। अर्थात ऐसी कंडीशन, ऐसी स्थिति में कि यदि पांचों वर्णों के साथ में इनका मूल उच्चारण स्थान भी आए और नासिका का विकल्प भी आ जाए तो हम सर्वप्रथम नासिका के विकल्प को सही करेंगे, अर्थात पहला उत्तर क्या रहेगा अपना, नासिका। अब दोस्तों यहाँ नासिका और कंठ दोनों हैं, लेकिन मैंने क्या कहा कि इन पांचों वर्णों का विकल्प सर्वप्रथम हम नासिका को ही मानेंगे। दूसरा विकल्प इन्हीं का बनाते हैं हम, अपना प्रश्न यही है और विकल्प बनाते हैं कि कंठ, बी में दे दिया तालु, सी में दिया मूर्धा और डी में दिया दंता, डी में क्या दे दिया, दंता। अब देखने वाली बात यह हो गई कि विकल्पों में नासिका कहीं दिया ही नहीं है, नासिका विकल्प आया ही नहीं, तो अब हमें उत्तर क्या करना कि इनका मूल उच्चारण स्थान कौन सा होगा, कंठ, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, कंठ। फिर विकल्प चेंज करते हम, ए में दे दिया कंठ, बी में दिया नासिका, बी में दिया नासिका और सी में दे दिया दोनों या ए बी दोनों और डी में दिया कोई नहीं, कोई नहीं। अब फिर विकल्प हमारा बदल गया कि पहले में अपना उत्तर था नासिका, क्योंकि कंठ और नासिका दोनों विकल्प थे तो हम वहां उत्तर करेंगे नासिका का। यदि नासिका विकल्प आया ही नहीं है तो हमारा उत्तर हो जाएगा मूल उच्चारण स्थान। अब हमें तीसरे विकल्प देखो, कंठ भी आ गया और नासिका भी आया, लेकिन सी का विकल्प दे रखा है कि ए बी दोनों, ए बी दोनों, तो अपना उत्तर क्या रहेगा अब, सी। अर्थात तीन प्रकार से इनके उत्तर आते हैं कि यदि नासिका का विकल्प हो तो सर्वप्रथम हम नासिका के विकल्प को सही मानेंगे, यदि नासिका का विकल्प नहीं आता है तो मूल उच्चारण स्थानों को सही मानेंगे, और यदि मूल और नासिका दोनों ही आते हैं तो हम दोनों के विकल्प को सही करेंगे। अर्थात प्रश्न की भाषा और विकल्प पूरे पढ़ने के बाद में उत्तर तय करेंगे कि पंचम वर्णों का मूल उच्चारण स्थान कौन सा मानेंगे।
कि नासिका वर्णों को नासिकी ध्वनियां भी कहेंगे। नासिका का सूत्र बन गया अनुस्वार नासिके, अर्थात जब भी हम अनुस्वार का उच्चारण करते हैं नाक की सहायता से करते हैं, यानी कि मूल उच्चारण स्थान जो होता है वो अनुस्वार का नासिका होता है। और पंचमा अक्षर कि प्रत्येक वर्ग का जो पांचवा वर्ण है, वर्ग कितने हैं अपने, वर्ग हमने पढ़े थे स्पर्श ध्वनियों में, स्पर्श वर्णों में पढ़े थे कि वर्ग 5 प्रकार के होते हैं और प्रत्येक वर्ग का जो 5वां वर्ण होता है वह हमेशा नासिका से उच्चारित होता है, अर्थात इनका मूल उच्चारण स्थान जो होता है वो नासिका होता है। अब हम बात करें कि नासिका का पंचम वर्ण जो हैं इनके लिए हम संस्कृत में या हिंदी पाठ्य पुस्तकों में हम एक सूत्र पढ़ते हैं और वो सूत्र लिखा होता है यमणन नाना नासिके, यमणन नाना नासिके, यमणन नाना नासिके, अर्थात ये हमें याद करने के लिए पाणिनि जी ने जो सूत्र बनाया था, अर्थात इससे बन गया अपना ये मैं ण और ने, अर्थात 5 वर्ण बन गए। लेकिन दोस्तों 2-3 परीक्षाओं में इनसे संबंधित एक प्रश्न पूछा गया कि पंचम वर्णों का, सेकंड ग्रेड में भी आया, प्रथम श्रेणी के परीक्षा में भी आया, पीटीटी बीएसटीसी में भी प्रश्न पूछा गया कि नासिके ध्वनियों का सही क्रम किस विकल्प में है। प्रश्न सुना, प्रश्न क्या बना दिया कि नासिके ध्वनियों का या नासिके वर्णों का सही क्रम किस विकल्प में है, सही क्रम किस विकल्प में है। अब देखो विकल्प क्या दिए हमारे सामने, विकल्प दिए, पहला दे दिया यमणन नाना, ये मैं नाना, क्या दिया यमणन नाना। दूसरा विकल्प दिया मैं ये ना। फिर तीसरा विकल्प दे दिया कि पहले दिया ये न और मैं, और चौथा विकल्प दिया ये न और मैं। अब दोस्तों सबसे पहले हम बात क्या करते हैं कि हमें संस्कृत व्याकरण के जो सूत्र हैं उनको रट लेते हैं। जब हम प्रश्न को पढ़ते हैं कि नासिका वर्णों का सही क्रम बताएं तो हम क्या सोचते हैं कि नासिका वर्णों का हमें सूत्र रटाया आ गया, कौन सा, यमणन नाना। सूत्र कौन सा बन गया अपना, यमणन नाना। और हम बिना आगे के विकल्प या बिना प्रश्न की भाषा को समझे हुए सीधा उत्तर लगा के आ जाते हैं पहला। अर्थात दोस्तों इस प्रकार से ये प्रश्न हमें पूछा क्या गया है कि जो पांचों वर्ण हैं उनका हमें क्या बताना है, सही क्रम बताना है कि कौन से वर्ग पहले आता है, कौन सा वर्ग बाद में आता है। तो ये आएगा अपना क वर्ग में, ये आ गया अपने च वर्ग में, ये ट वर्ग में, ये त में और ये प वर्ग में। अर्थात अपना उत्तर क्या बन जाएगा, चौथा विकल्प अपना उत्तर रहेगा, क्योंकि हमें इनका सही क्रम पूछा गया था और हम सूत्र पर निर्भर हो जाते हैं, इसलिए हमारा उत्तर क्या बन जाता है, एक करके आ जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत होता है। हमें पूछा गया है क्या, सही क्रम, जिसका उत्तर बनेगा अपना डी वाला। अब हम आगे बात करते हैं अगले वर्गीकरण की, जिसको नाम देंगे हम कंठ तालु या जिसे कहा जाता है कंठ तालव्य वर्ण, कंठ तालु या कंठ तालव्य वर्ण सूत्र बना दिया गया। अब देखो सूत्र पढ़ने से पहले आप यहां देखो 2 शब्द आए अपने पास, कंठ और तालु। और कंठ और तालु हमने पहले पढ़ लिया, कंठ या कंठवी वर्ण, तालु या तालवी वर्ण। अब दोनों को साथ मिला दिया गया। तो देखो समझने वाली बात यह है कि कंठ में आया अपने ए और आ, और तालु में आया अपने पास ई और ई। तालु में क्या आ गया, ई। जब दोनों को जोड़ते हैं तो अपनी क्या बनेगा, ए आई। क्या बनेगा, ए आई। अर्थात इनका सूत्र बना दिया गया। इनका सूत्र है अदेतो कंठ तालव्य, अदेतो
कंठ तालव्य, अद्वैतो कंठ तालव्य, यानी कि ए और ऐ जो वर्ण है उनका स्थान होगा अपना कंठ तालु स्थान। इनका स्थान कौन सा होगा? कंठ तालु स्थान। इनके बाद में अगला वर्गीकरण होगा अपना, अगला जो वर्गीकरण होगा वो होगा कंठोष्ठ, कंठोष्ठ ध्वनियाँ, कंठोष्ठ वर्ण या कंठोष्ठ ध्वनियाँ, कंठोष्ठ या कंठोष्ठ ध्वनियाँ, कंठोष्ठव्य वर्ण, कंठोष्ठव्य वर्ण। इनका सूत्र बना दिया गया, अवधेयितो, अवधेयितो कंठोष्ठ, अवधेयितो कंठोष्ठ। अब देखो कंठ और ओष्ठ दो शब्द आए। कंठ में पढ़ा हमने ए आ और ओष्ठ में पढ़े थे हमने उ ऊ। इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो क्या बन जाएंगे? ओ औ। क्या बने? ओ औ। तो इन अवधेयितों से क्या बन गया? ओ और औ वर्ण का उच्चारण जो स्थान है वो क्या मानेंगे हम? कंठोष्ठ। फिर हम बात करते हैं अगला दंतोष्ठ वर्ण। अगला क्या आएगा अपना बिंदु? दंतोष्ठ, दंतोष्ठ वर्ण, दंतोष्ठ वर्ण या जिनको कहेंगे हम दंतोष्ठ ध्वनियाँ, दंतोष्ठव्य वर्ण, दंतोष्ठ या दंतोष्ठव्य वर्ण, जिनका सूत्र है वकारस्य दंतोष्ठ, वकारस्य दंतोष्ठ, वकारस्य दंतोष्ठ, यानी कि केवल और केवल वय वर्ण का उच्चारण स्थान जो होता है वो दंत से होता है। अब हम बात करें, ये अपना पहला वर्गीकरण हुआ उच्चारण स्थान, अर्थात उच्चारण स्थान के बाद में अपना जो दूसरा वर्गीकरण था उससे हम प्रारंभ करते हैं प्रयत्न विधि के आधार पर, प्रयत्न विधि के आधार पर वर्गीकरण, प्रयत्न विधि के आधार पर वर्गीकरण, प्रयत्न विधि के आधार पर वर्गीकरण। और प्रयत्न विधि के आधार पर जो पहला वर्गीकरण है अपना वो होगा प्राणत्व के आधार पर, प्राणत्व के आधार पर या श्वास वायु के आधार पर, प्राणत्व या श्वास वायु के आधार पर, कि जब हम उच्चारण करते हैं, चाहे स्वरों का वर्गीकरण उच्चारण करें चाहे वर्णों का उच्चारण करें, हम श्वास वायु को अंदर से बाहर निकालते हैं। तो श्वास वायु के आधार पर इनको हम दो भागों में बांटेंगे। श्वास वायु के आधार पर कितने भागों में बांटेंगे? दो आधार पर, या उनको ही हम कह सकते हैं कि प्राण वायु के आधार पर हम दो भागों में बांटेंगे। एक है अल्प प्राण ध्वनियां, अल्प प्राण, और दूसरा होगा अपना महाप्राण, अल्प प्राण और महाप्राण वर्ण। अब दोस्तों हमें ये देखना कि अल्प में यानी कम और महा का मतलब हुआ ज्यादा, अर्थात जिन ध्वनियों के उच्चारण में हम कम श्वास वायु मुख से बाहर निकालते हैं तो वो कहलाएंगे अल्प प्राण वर्ण, और जब हम अधिक वायु बाहर निकालेंगे तो वो कहलाएंगे अपने महाप्राण वर्ण। ये तो हो गए इनकी दोनों की पारिभाषिक तरीके से देखें कि अल्पप्राण किसे कहेंगे हम? कि जिनके उच्चारण में कम श्वास वायु बाहर निकालते हैं वो कहलाएंगे अल्पप्राण, और जब ज्यादा बाहर निकालेंगे वो कहलाएंगे महाप्राण। अब अपने अल्पप्राण कौन से होंगे और महाप्राण कौन से होंगे? तो देखिए आप खुद ही बोल के देखिए एक बार कि अल्पप्राण कौन से होंगे और महाप्राण कौन से हो जाएंगे। अब आप इनको बोलते हैं क, इसे बोलेंगे क, इसे बोलेंगे ख, क, ख, ग, घ और अंग। रिजल्ट क्या निकला? जब हम क बोलते हैं तो कम वायु बाहर निकालती है, इसका मतलब वो अल्पप्राण, ख तो महाप्राण, ग अल्प प्राण, घ महाप्राण और अंग अल्पप्राण। बोल के देखिए क, ख, ग, घ, अंग। तो रिजल्ट क्या निकला अपना कि पहला तीसरा और पांचवा क्या हो गए? अल्प प्राण ध्वनियां, और दूसरा
और चौथा क्या बन गए अपने, महाप्राण ध्वनियां। तो रिजल्ट के तौर पे क्या कह सकते हैं, यह स्थिति सभी वर्गों की है, यह स्थिति सभी वर्गों की है। और वर्ग कुल कितने अपने पास, 5। वर्ग कुल कितने हुए, 5। अर्थात एक बार इन दूसरे वर्ग से और उदाहरण देखते हैं। जैसे हमने दूसरा वर्ग लिया च, छ, ज, झ और ये, इन्हें बोल के देखिए, च, फिर बोलते हम छ, ज, झ और ये, यानी कि पहला, तीसरा और पांचवा फिर क्या हो गए अपने पास, अल्पप्राण, और दूसरा और चौथा क्या हो गए, महाप्राण। अब हम बात करें कि अल्पप्राण कुल कितने होंगे और महाप्राण कुल कितने हो जाते हैं। तो देखते हैं कि अल्पप्राण वर्णों की कुल संख्या कितनी रहेगी और महाप्राण वर्णों की संख्या कुल कितनी रहेगी। तो पहले बात करें हम अल्पप्राण वर्णों की, कि अल्पप्राण वर्ण कौन कौन से हुए और महाप्राण वर्ण कौन कौन से हो गए। तो अल्पप्राण वर्ण होंगे अपने प्रत्येक वर्ग का अल्पप्राण वर्ण हो गए प्रत्येक वर्ग का, और वर्ग कितने अपने पास, 5। वर्ग कितने कुल, 5। प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो होगा वो क्या कहलाएगा, अपना अल्पप्राण। तो पहले वर्ग में देखो क, ग और अंग। फिर आता अपना दूसरा वर्ग च, ज और ये भी अपने दूसरे वर्ग में। तीसरे वर्ग में आ जाएंगे ट, द और ण। फिर चौथे वर्ग में आएंगे अपने पास त, सॉरी ट, ड, त, द और न, और प, ब और मैं, प, ब, मैं। यानी कि एक वर्ग से हमने 3 लिए हैं, एक वर्ग से 3 लिए, तो 3 गुणा 5 बराबर कितना हो गया अपना 15, यानी कि 15 वर्ण तो हो गए अपने अल्पप्राण ध्वनियां। फिर हम बात करें इनके अलावा आते हैं ये, र, ल और व, यानी कि अंतस्थ वर्ण। कौन से, अंतस्थ ध्वनियां भी क्या होते हैं, अल्पप्राण। तो 15 और 4 जोड़ेंगे तो कितने हो गए, 19। 15 और 4 कितने हो गए, 19। और सभी स्वर जो होते हैं वो भी अल्पप्राण होते हैं। तो स्वरों की संख्या हो गई कितनी, 11। 19 और 11 कुल कितने हो गए अपने, 30। अब रिजल्ट ये निकला कि एक तो प्रश्न सीधा बनता है अपने पास कि अल्पप्राण वर्ण कुल कितने होते हैं। तो अपना उत्तर होगा कि अल्पप्राण वर्णों की कुल संख्या 30 होती है। प्रश्न की भाषा बदलते थे कि प्रत्येक वर्ग का विषम वर्ण, देखिए पहला, तीसरा और पांचवा, ये संख्या क्या आ गई अपनी, विषम। ये संख्या क्या हो गई, विषम। अर्थात प्रत्येक वर्ग का विषम वर्ण होता है, प्रत्येक वर्ग का विषम वर्ण होता है, क्या होता है, अल्पप्राण। प्रत्येक वर्ग का विषम वर्ण होता है क्या, अल्पप्राण। फिर हम हमारे से अगला प्रश्न पूछते हैं कि सभी अंतस्थ वर्ण होते हैं, सभी अंतस्थ वर्ण होते हैं, क्या होते हैं, अल्पप्राण। और सभी स्वर भी होते हैं, कैसे, अल्पप्राण ध्वनियां। और कुल संख्या पूछी जाती है तो हमारा उत्तर क्या बन जाएगा, 30। अब हम बात करें महाप्राण ध्वनियों की, महाप्राण ध्वनियों की। दूसरा बिंदु आ गया अपना महाप्राण ध्वनियां, महाप्राण वर्ण क्या बन गया अपना, महाप्राण वर्ण। अब हम बात करें कि देखो सभी वर्गों से पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण बन गए अल्पप्राण। अब बचे कौन से अपने पास, दूसरा और चौथा वर्ग। तो हमारा प्रश्न उत्तर निकला कि प्रत्येक वर्ग का कौन सा, दूसरा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा
और चौथा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण। हम गणित की भाषा में बात करें, दूसरा और चौथा क्या हो गए? समवर्ण। तो प्रत्येक वर्ग का समवर्ण क्या होगा? महाप्राण। विषम वर्ण क्या होगा? अल्प प्राण। और समवर्ण क्या होंगे? महाप्राण। तो पहले वर्ग में दूसरा आ गया ख, और पहले वर्ग में चौथा वर्ण आया घ। फिर आया अपने पास छ, उत्तर आया अपना झ झंडा। हम कहते हैं ठ, ढ ढक्कन, थ, ध और फ, और बन गया अपना भय। यानी कि एक वर्ग से हमने 2 लिए, तो 2 गुणा 5 वर्ग कितने बन गए अपने? 10 वर्ग। 2 गुणा 5 कितने हो गए? 10। अब हम बात करें कि सभी अंतस्थ वर्ण जो थे वो अल्पप्राण होते हैं, तो सभी उष्म वर्ण क्या होंगे? उष्म वर्ण। तो उष्म वर्ण कितने हैं? 4। कौन कौन से होंगे? स और है। यानी कि 4 ये अपने क्या कहलाएंगे? महाप्राण वर्ण। और इनके अलावा अब देखो 10 और 4 कितने हो गए? 14 वर्ण। और कुल संख्या पूछी जाती है तो अपना उत्तर क्या रहेगा? 14 वर्ण। कि महाप्राण ध्वनियां कुल कितनी हैं? तो 14। अल्पप्राण ध्वनियां कुल कितनी हो गई? तो 30। अब 30 और 14 जोड़ते हैं तो कुल कितने हो गए अपने? 44 वर्ण। अर्थात कुल वर्ण कितने होते हैं अपने? 44। अब अपने पास प्रश्न पूछा जाता है, वो कैसे पूछेंगे? बहुत बार अपनी परीक्षाओं में प्रश्न आता है। प्रश्न बनाए हम कि दिए गए विकल्पों में से महाप्राण है, महाप्राण ध्वनि है। दिए गए विकल्पों में महाप्राण ध्वनि है। अब हमें पूछे कौन से गए हैं? महाप्राण ध्वनियों के बारे में पूछा गया। तो अपना उत्तर देखिए, पहला विकल्प जैसे आया आपके पास, पहला विकल्प आ गया मैं, दूसरे विकल्प में दिया ये, तीसरे विकल्प में दे दिया, तीसरा विकल्प दिया ट, और चौथा विकल्प दे दिया, चौथा विकल्प दिया आपको थ। अब हमारे सामने पूछा गया महाप्राण ध्वनियां। तो देखो मैं वर्ण जो है वो 5वां वर्ण है। ये वर्ण आ गए अपने अंतस्थ में। किस में आया? अंतस्थ में। टेट आया अपना पहली ध्वनि है, और ये आया अपने पास दूसरा। अब हम बात करें कि अल्पप्राण वर्ण जो होते हैं वो प्रत्येक वर्ग का 1, 3 और 5 होता है। सभी अंतस्थ भी अल्पप्राण होते हैं और सभी स्वर भी क्या होते हैं? अल्पप्राण। अर्थात इनमें से कोई वर्ण अपने विकल्प में नहीं होगा, वही उत्तर अपना महाप्राण का होगा। तो देखिए ये 5वां वर्ण, इसका मतलब ये अल्पप्राण ध्वनि है। ये अंतस्थ वर्ण, इसका मतलब ये भी अल्पप्राण ध्वनि है। ये पहला वर्ण, इसका मतलब ये भी अल्पप्राण ध्वनि है। तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा? दूसरा और चौथा हमेशा महाप्राण ध्वनियां होती हैं। तो दोस्तों आज के लिए हम अपनी कक्षा को यहीं विराम देते हैं और अपने सभी साथियों को कक्षा के बारे में, अपने YouTube चैनल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सुझाव दें, बताएं YouTube चैनल का, और अपनी कक्षाओं का लाभ उठाएं। आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं। आप जल्द से जल्द नई परीक्षाएं लगें, आप नौकरी लगो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे अगली कक्षा में।